सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 37 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 का भाग 2 जानेंगे। उसमें हम लोग पठित काव्यांश के बारे में जानेंगे। काव्यांश के आधार पर हम लोग प्रश्न उत्तर कैसे करते हैं, काव्यांश के आधार पर हम लोग व्याकरणात्मक प्रश्न कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये है आपकी कविता होली आई। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कविता को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है और उस 2 भाग की सहायता से हम लोग काव्यांश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है पठित काव्यांश, है ना। यहाँ से इस स्थान से लेकर होली आई सब बच्चों की टोली आई, रंग उड़ाती होली आई सब बच्चों की टोली आई, भर पिचकारी कोई चलाए कोई रंग गुलाल लगाए, कोई ढमाढम ढोल बजाए हर कोई झूमे नाचे गाए। यहाँ तक की कविता को हम लोगों ने एक भाग में बांटा है और जिसकी सहायता से हम लोग पठित काव्यांश करेंगे। और फिर आप लोग देख रहे होंगे बेटा कि मैंने नीचे में लगाया है, यहाँ पे फिर मैंने पठित काव्यांश नंबर 2 लिखा हुआ है। तो आधी कविता को फिर हम लोगों ने दूसरे काव्यांश के लिए बांटा है। पकवानों की खुशबू उड़ती, गुजिया हो चाहे इमरती, सबने मिलकर जम कर खाई, होली आई रंगों के संग प्यार बढ़ाएं, एक दूजे को गले लगाएं, रहे द्वेष न मन में भाई, होली आई। और यहाँ इस कविता का ये दूसरा भाग है जिसे हम लोगों ने दूसरे पठित काव्यांश के रूप में बांट के रखा है। तो चलिए हम लोग पहले पठित काव्यांश की ओर चलते हैं और उसकी सहायता से हम लोग क्या क्या प्रश्न उत्तर कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका पठित काव्यांश नंबर 1, ठीक है। पठित काव्यांश ये आपका नंबर 1 है, जो शुरू वाली कविता को हमने बांटा था ये उसका है। तो कविता आप देख रहे हो यहाँ पर होली आई इतना मैंने लिखा है और उसके बाद ये बीच के सारे लाइनों को मैंने डॉट डॉट लगाया है और फिर लास्ट वाले लाइन का लिखा है झूमे नाचे गाए, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होगे होली आई और बीच के सभी पंक्तियों को मैंने डॉट डॉट लिखा है। सेम इसी तरह से आप लोग को भी अपनी कॉपी में इसी तरह डॉट डॉट करके लिखना है। पूरी की पूरी कविता को आप लोगों को नहीं लिखना है और लास्ट वाले लाइन का झूमे नाचे गाए यही लिखना है। अब चलिए, जितने दूर की कविता को हम लोगों ने लिया है उसमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है पर्यायवाची शब्द लिखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यायवाची शब्द लिखें। शब्द है खुशबू। ये खुशबू शब्द से क्या क्या पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं? खुशबू को और किस किस नामों से जाना जाता है? चलिए, खुशबू को हम लोग सुगंधी भी कहते हैं और सुरभि भी कहते हैं। ये खुशबू शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द हो गए। दूसरा है बच्चा। बच्चा का ये बच्चा शब्द जो है इसका पर्याय क्या होता है? इसका पर्याय होता है बालक या शिशु, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आप लोगों को 2 शब्द दिए गए हैं। इन दोनों शब्दों की सहायता से आपको वाक्य निर्माण करना है। शब्द है गुलाल और गुजिया। गुलाल शब्द से भी आप सभी बच्चे परिचित होंगे कि होली में गुलाल का क्या काम होता है और गुजिया क्या होती है। ये लगभग सभी के घरों में बनाई जाती है, यह होली का खास पकवान होता है। तो बेटा आप लोगों को ये 2 शब्द दिए गए हैं, इन दोनों शब्दों की सहायता से आपको वाक्य निर्माण करना है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि वाक्य बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, सार्थक वाक्य होने चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि किसकी टोली आई। इसमें इस प्रश्न का उत्तर हम लोग पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, किसकी टोली आई। तो उत्तर है बच्चों बच्चों की टोली आई, है ना। होली कविता बच्चों पर लिखी गई है तो इसमें
इस कविता में बच्चे ही पात्र हैं, तो पूछा जा रहा है कि किसकी टोली आई, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों की टोली आई। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है होली कैसा त्योहार है। ठीक है, तो इसका उत्तर है होली रंगों का एवं भाईचारे का त्योहार है। सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं, सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, सभी अपने मन से बैर भाव मिटाकर एक दूसरे को सम्मान देते हैं और होली एक साथ मनाते हैं। तो होली रंगों का भी त्योहार है और भाईचारे का भी त्योहार है, इसमें दुश्मनी की कोई जगह नहीं। नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा गया है होली में पिचकारी से क्या करते हैं। ये तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि होली में हम लोग पिचकारी से क्या करते हैं। पिचकारी कई रंगों में और कई आकारों में मार्केट में, बाज़ार में उपलब्ध होती है। सब लोग अपनी अपनी पसंद से अपनी अपनी पिचकारी खरीदते हैं, पर पिचकारी में रंग भरे जाते हैं, पानी वाले रंग, जिसमें रंग को घोलकर पानी में उस पिचकारी में डाला जाता है और पिचकारी की सहायता से सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। तो होली में पिचकारी का क्या करते हैं हम लोग? होली में पिचकारी से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। तो बेटा ये आप लोगों का पठित काव्यांश 1 हो गया, है ना, जिसकी सहायता से ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पर्याय लिखना है, वाक्य निर्माण करना है और ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था ये पठित काव्यांश नंबर 2। अब ये पठित काव्यांश 2 का पहला लाइन है पकवानों की खुशबू उड़ती, और ये कविता जो है होली आई पर जाकर के यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, तो अब इस काव्यांश के अनुसार हम लोग कौन कौन से प्रश्न लिख सकते हैं, कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। चलिए हम लोग अब पठित काव्यांश 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये है आप लोगों का पठित काव्यांश नंबर 2। ये है आप लोगों का पठित काव्यांश नंबर 2, जिसमें आपने देखा मैंने लिखा है पकवानों की खुशबू, उसके बाद सारे कविता की पंक्तियों को मैंने डॉट डॉट करके दिया है। इसी तरह से पूरी कविता आपको नहीं लिखनी है, डॉट डॉट लिखना है। और कविता की अंतिम पंक्ति होली आई, इसे आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, होली आई। ठीक है, पूरी कविता नहीं लिखनी है। अब चलिए, इस काव्यांश के माध्यम से प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। क्या ज़रूरत है कि हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। इस प्रश्न की चर्चा मैंने आप लोगों से कक्षा में भी की थी कि हम लोग त्यौहार क्यों मनाते हैं, क्या कारण है त्यौहार मनाने का। तो इसका उत्तर है सांस्कृतिक एकता। ठीक है, हम लोगों की संस्कृति की एकता के लिए, प्रेम के लिए, सद्भाव यानी अच्छी भावना को बनाए रखने के लिए त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो गया सांस्कृतिक एकता, प्रेम और सद्भाव को बनाए रखने के लिए त्यौहार मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की ओर। होली में हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि होली में हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर है होली में हमारे मन में द्वेष का भाव। कैसा भाव बेटा? द्वेष का भाव, चिढ़न का भाव, दुर्भावना का भाव नहीं होना चाहिए। होली में हमारे मन में द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है समान तुक वाले शब्द लिखो, जिसमें इंग्लिश में आप लोग बोलते हो ना सेम साउंड वर्ड, हिंदी में होता है समान तुक वाले शब्द। इसमें अंतिम अक्षर पर जो मात्रा होती है, हम ये कोशिश करते हैं कि वैसे शब्द लिखें जिसमें कि ये ई, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द आएं। जैसे होली, होली को हम लोग लिख सकते हैं टोली,
गोली, झोली। आप देख रहे होगे बेटा कि इसमें भी ल में बड़ी ई की मात्रा है, इसमें भी ल में बड़ी ई की मात्रा है, इसमें भी ल में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी ल में बड़ी ई की मात्रा है। तो ये सारे शब्द एक ही तुक से बंधे हुए हैं, जबकि सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। अर्थ में सभी एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं, लेकिन इनके तुक जो हैं वो एक समान हैं। इन्हें इसे ही कहा जाता है समान तुक वाले शब्द। प्रश्न है रंग। रंग से हो हम लोग बनाते हैं अलग अलग शब्द समान तुक वाले। तंग, जंग और भंग। इसमें भी अंग की मात्रा और ग आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी ग है, यहाँ भी ग है, आप लोग देख रहे होंगे, और यहाँ भी ग है। अंग की मात्रा भी आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये हो गया समान तुक वाले शब्द। जबकि तंग का अर्थ होता है परेशान करना, जंग मतलब लड़ाई होती है, और भंग करना यानी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ देना, है ना, उसे कहते हैं भंग करना। तो सभी शब्दों के अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी के तुक जो है वो एक समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, होली में किसकी खुशबू उड़ती है? इसका उत्तर भी आप लोगों को कविता में ही मिल जाएगा। कविता में पूछा गया है, बताया भी गया है, और कविता उस काव्यांश के माध्यम से यह पूछा जा रहा है कि होली में किसकी खुशबू उड़ती है। उत्तर है होली में पकवानों की खुशबू उड़ती है ना। जितने भी पकवान बनाए जाते हैं उसकी खुशबू उड़ती है। प्रश्न संख्या 5 में है, अगर त्योहार न होते तो हमारा जीवन कैसा होता? ठीक है, इस प्रश्न की भी चर्चा मैंने कक्षा में आप लोगों से की थी। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए थे हम मुझे। अगर त्योहार न होते तो हमारा जीवन कैसा होता? अगर त्योहार न होते तो हमारा जीवन बिल्कुल नीरस, बिना रस वाला, बिल्कुल उदासी से भरा हुआ होगा, है ना। अगर त्योहार ना होते तो हमारा जीवन बिल्कुल नीरस होगा। तो ये है बच्चों पठित काव्यांश की सहायता से आप लोगों के प्रश्न उत्तर जो पहले मैंने कराया था। ये पठित काव्यांश 1 था। इसे आप लोग अपनी कोर्स कॉपी में लिखोगे और सुंदर अक्षर में लिखना और इसे याद कर लेना। और ये जो दूसरा मैंने कराया ये पठित काव्यांश 2 है, इसे भी आप लोग अपनी कोर्स कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। ठीक है, तो कविता तो सभी बच्चों को याद करनी है, पठित काव्यांश भी आप लोगों को लिखना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पार्ट 4 के पुस्तकीय अभ्यास की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पुस्तकीय अभ्यास को हम लोग कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा कीजिए और तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।